हेलो चिल्ड्रन, टुडे आवर टॉपिक इज़ द मुग़ल एम्पायर्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो मुग़ल हैं उनमें कौन कौन से किंग्स हुए हैं। ये हम पहले ही रीड आउट कर चुके हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो में ये हमने रीड किया था कि कौन कौन से किंग्स हुए थे और उनका टाइम पीरियड कौन सा था। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का। अब हम बना रहे हैं इसकी सेकेंड वीडियो, जिसमें हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से किंग हुए हैं। मुग़ल जो किंग हैं, फर्स्ट है बाबर जो यहाँ पे इंडिया में जिन्होंने इसके मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद उनका बेटा आया है हुमायूं का बेटा है अकबर, और अकबर के बाद उनका बेटा आता है सलीम, जिसको जहांगीर भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद आता है उनका बेटा शाहजहाँ आपको सभी जानते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंजीनियर किंग बोला जाता है, क्योंकि उसका आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत उसका इंटरेस्ट था। उसके बाद आता है उनका बेटा औरंगजेब, जो सबसे कट्टर किंग हुआ है। और उसके बाद लास्ट है बहादुर शाह जफ़र। 1857 की जब फाइट हुई थी तो उसमें इन्होंने उसको म्यूटिनी किया था। 1857 की जो फाइट थी, इसकी वजह से उनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। अब हम करेंगे कि इसके अंदर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कैसा था, क्या क्या हुआ। द मुगल्स मैनेज्ड यूनिटी एंड कंट्री पॉलिटिकली। जो मुगल्स थे वो मैनेज करते थे और उसकी जो कंट्री थी वो पॉलिटिकली यानी शांतिपूर्ण थी। दे एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ए कॉम्बिनेटेड ऑफ बोथ इंडियन एंड पेर्शियन सिस्टम। और उन्होंने एस्टैब्लिश किया है क्या, यूनिफॉर्म सिस्टम को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जो कॉम्बिनेशन था इंडिया और पेर्शियन सिस्टम का। और वो क्या थे, दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग। उस टाइम ये बिलीव किया जाता था कि जो सारी पावर है वो किंग के हाथ में है। ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। एफिशिएंट एंड मिनिस्ट्री असिस्टेड द एम्पायर, और जो उस स्ट्रॉन्ग आर्मी को जिस असिस्ट करता था वो कौन होता था, किंग। द होल एम्पायर डिवाइडेड इनटू सूबाज, जो एम्पायर था पूरा उसको डिवाइड किया जाता था प्रोविनेंस में, उनको बोला जाता था सूबाज। नेक्स्ट है द कोतवाल लुक्ड आफ्टर द लॉ ऑर्डर इन द सोसाइटी। और जो कोतवाल होता था वो क्या करता था, वहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको वो केयर करता था। अकबर इंट्रोड्यूस्ड ए मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक और पोजीशन इन ऑफिशियली हिस्ट्रेटरी, एंड द मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो अकबर हैं उन्होंने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि सबको उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको मनसबदारी दी जाती थी। 5000 रैंक, 2000 रैंक, इस टाइप का होता था। और वहाँ का जो भी उस रैंक के अंडर जहाँ भी मनसबदार होते थे वो वहाँ की मिलिट्री और सिविल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो वहाँ के मनसबदार को देखनी होती थी। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड इकनॉमी। उनकी सोसाइटी कैसी थी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। जो सोसाइटी थी वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड थी। दे लिव्ड इन ए लाइफ ऑफ लग्जरी। जो हाई प्रोफाइल लोग होते थे, अपर क्लासेस होती थी, वो लग्जरी लाइफ लीव करते थे। द लोअर क्लासेस वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड अदर लोअर जॉब्स। और जो लोअर होता था 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक है अपर क्लासेस और दूसरी थी लोअर क्लासेस। जो अपर क्लासेस थी वो लग्जरी लाइफ जीती थी, और जो लोअर क्लासेस थी वो एग्रीकल्चर का वर्क करती थी। और वो जो लो जॉब्स होती हैं, जैसे कि सिटीज़ में कुछ छोटे काम होते हैं करने वाले के लिए, सफाइयाँ एट्सेट्रा, तो उस टाइप के वर्क वो करते थे लोअर क्लास वाले। दे लिव्ड ए मिजरेबल कंडीशन, उनकी कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज फॉर द लैंड रेवेन्यू विच वॉज फिक्स्ड 1/3 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। जो मेन सोर्स था स्टेट का वो होता था रेवेन्यू, राजस्व होता था, जो फिक्स होता था 1/3 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी फसल होती थी उसका 1/3 पार्ट वो फिक्स होता था। द स्टेट लैंड वाज नोन एज खालिसा, और जो ये स्टेट की अपनी जो ज़मीन होती थी उसको खलीसा बोला जाता था। नेक्स्ट है रिलीजियस, धर्म कैसा था वहाँ का उस टाइम, रिलीजन क्या था। द मुगल एम्पायर्स फॉलोड इस्लाम। जो मुगल्स थे, मोस्ट ऑफ किंग थे, वो इस्लाम धर्म को वो मानते थे। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस।
ये फर्स्ट अकबर फर्स्ट किंग हुए हैं जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई। सुलह ए कुल टुवार्ड्स अदर रिलीजियस बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग अम्पायर इन इंडिया। उन्होंने सुलह ए कुल नाम से एक नीति चलाई जिसके अकॉर्डिंग सबको एक बराबर समझा जाता था। इट एम्ड ए हारमनी, वो सामंजस्य अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, वो सभी धर्मों के साथ सामंजस्य बनाकर रखना चाहते थे। ही सेट अप ए हॉल ऑफ वर्शिप, उन्होंने एक हॉल बनवाया था बहुत बड़ा पूजा करने के लिए, इबादत खाना जिसका नाम होता था इबादत खाना। और ये किसने बनवाया था? अकबर ने। विच वॉज ओपन टू बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक जैन हिंदूज, और इसमें सभी धर्मों के लोग लाइक हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सभी वहाँ पर आकर पूजा कर सकते थे। बट औरंगजेब वॉज ए स्टॉन्च मुस्लिम, परंतु जो औरंगजेब था वो स्टॉन्च यानी कि कट्टर, या ये कह सकते हैं कि वो निष्ठावान मुस्लिम्स थे। ही फोर्स द हिंदूज टू अडॉप्ट इस्लाम, उन्होंने हिंदुओं को फोर्स किया कि इस्लाम धर्म को वो अडॉप्ट करें। ही अम्पोज जजिया ऑन हिंदूज़, उन्होंने जजिया कर लगाया हिंदुओं पर। किसने लगाया है? ये औरंगजेब ने। अकबर ने ये बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वीकेंड एंड द फाउंडेशंस ऑफ मुगल अम्पायर, जो मुगल अम्पायर था उसकी जो धार्मिक सहनशीलता की नीति थी वो औरंगजेब ने फिनिश कर दी, और इसके साथ ही मुगल अम्पायर का एंड स्टार्ट हो गया। अब है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कैसा था उस टाइम का? ऑल ग्रेट वर्कर्स ऑफ संस्कृत लाइक राजतरंगिणी, रामायणा, महाभारता, पुराण एट्सेट्रा, इस टाइप की जो भी ये हमारी एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, पुराण्स, वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक, इनको अरेबिक लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया गया। हिस्ट्री बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग, इसमें आएगा बाबरनामा, अकबरनामा एंड आईन अकबरी आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। यानी कि मुगल अम्पायर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट हमें मिलता है बाबरनामा से, अकबरनामा और आईन अकबरी से, आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जहांगीर वॉज ए स्कॉलर ऑफ पेरिशियन लैंग्वेज, जो जहांगीर थे वो फ़ारसी लैंग्वेज के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ही रोट तुझके जहांगीरी, उसने तुझके जहांगीरी लिखी। एंड शाहजहाँ अपरेंट फॉर्मस रिटर्न ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की ये दोनों बहुत ही फेमस थे और जो लिखे गए हैं, एक है तुझके जहांगीरी जो पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई और दूसरी है शाहजहाँ। मुगल रूल वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक, जो मुगल टाइम पीरियड था वो म्यूज़िक के लिए गोल्डन टाइम था। तानसेन वाज द फेमस ज्वेल ऑफ अकबर कोर्ट, तानसेन के बारे में सभी ने सुना हुआ होगा कि वो राग गाते थे दीप राग, या फिर दीप राग में क्या होता था कि जब वो दीप राग गाते थे तो जो दिए होते थे वो खुद ही प्रज्वलित हो जाते थे, तो इस टाइप के वो राग गाते थे और वो बहुत फेमस थे। तो वो जो है तानसेन जो है अकबर के दरबार के सबसे फेमस आभूषण कह सकते हैं आपको, उसके नवरत्न थे। पोइट्री वॉज वेरी पॉपुलर, उस टाइम पोइट्री बहुत फेमस थी। ही वॉज बेस्ड वैरायटी ऑफ फ्रेंचिंग्स। द मुगल बिल्ट फाइन स्पेसिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, जो मुगल अम्पायर है उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर के हमें नमूने मिलते हैं। अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, जो अकबर थे उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था, कहाँ पर? दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी जो प्लेस है वो अकबर ने बसाया था। बुलंद दरवाज़ा नियर आगरा, और उन्होंने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था अपनी जो बैटल उन्होंने फ़ाइट जीती थी फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पे उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। जहांगीर लेड ब्यूटीफुल गार्डन लाइक शालीमार बाग, और जो शाहजहाँ थे उन्होंने शालीमार बाग बनवाया था। बट इट इज़ नॉन शाह हु इज़ नॉन एज इंजीनियर एम्पायर, और जो शाहजहाँ हैं उसको इंजीनियर किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, जैसे ताजमहल शाहजहाँ के नाम से फेमस है कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए की डेथ हो गई थी, जब उसमें अपनी वाइफ की याद में, मुमताज़ महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। ही बिल्ट रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद एंड वर्ल्ड फेमस ताजमहल, और उन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ मुगल अम्पायर। अब है मुगल अम्पायर का कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे उसका एंड हुआ है। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ मुगल अम्पायर वॉज रिलीजियस टॉलरेंस, जो मुगल अम्पायर था उसका सबसे जो
उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वो थे रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहनशीलता, ह्यूमन अप्रोच मानव दृष्टिकोण, स्किलफुल डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति स्किलफुल थी जो उनकी, एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन और शासन प्रबंधन। परंतु फिर भी उसका डिक्लाइन हुआ। वाई, क्यों, ये पढ़ेंगे हम। द रिलीजियस टॉलरेंस औरंगजेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम हु हैड ऑलवेज सपोर्ट द मुगल एम्पायर, सेम वॉज द कंडीशन ऑफ सिख एंड मराठाज। जो अकबर था उसने, आपको पता है, रिलीजियस टॉलरेंस की उसने पॉलिसी चलाई थी, लेकिन जो औरंगजेब था वो इसके विरुद्ध था, वो राजपूतों के विरुद्ध हो गया। उसके राजपूतों के साथ कई फाइट्स हुई हैं और जो राजपूत थे वो मुगल एम्पायर के सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा उसकी, लेकिन वो उसके विरुद्ध हो गए थे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो सही नहीं थी और ये सेम कंडीशन सिख्स और मराठास के साथ भी हुई। ये फर्स्ट पॉइंट है। द मुगल डिड नॉट हैव एनी रूल्स ऑफ सक्सेसर्स, द डेथ ऑफ ईच रूलर रिजल्टेड द ब्लडी वॉर एंड कॉन्स्पिरेसी ऑफ नोबल्स। जो मुगल थे उनका कोई उत्तराधिकारी का कोई प्रॉपर नियम नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी कोई किंग की डेथ होती थी तो ब्लडी वॉर मतलब खूनी युद्ध होता था, उसके बाद वो दूसरा राजा बनता था। और इसमें रईस थे जो उनकी जो संगति होती थी वो जो गाइड करते थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। वीकेंड द एफिशिएंट सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब प्रोवाइड्स एन ओपन इन्विटेशंस फॉर इंटरनल रेबल एंड द फॉरनर इन्वेशंस। और जो क्या है, औरंगजेब हैं उसके जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, उसकी जो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट बना हुआ था वो भी जो बाहरी आक्रमणकारी हैं, फॉरनर या विदेशी आक्रमणकारी हैं, उनको आक्रमण करने के लिए उनको इनवाइट किया गया। नेक्स्ट है करप्ट ऑफिशियल्स एंड हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू। करप्ट ऑफिसर्स जो भ्रष्ट अधिकारी थे और हैवी बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन था किसका, भू राजस्व का, किसानों के ऊपर, लीडिंग टू लो टैक्स कलेक्शन, जिसकी वजह से जो किसान थे वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहे थे और वो प्रॉपर लगान नहीं दे पाते थे। द नोबल्स ग्रेजुअली बिकम मोर पावरफुल दैन द सेंट्रल अथॉरिटी। और जो नोबल्स थे मतलब जो रईस थे वो ज़्यादा पावरफुल थे किससे, जो सेंटर में अथॉरिटी होती थी, यानी कि सेंटर में जो किंग है उससे ज़्यादा पावरफुल वो रईस होते थे। दे स्टार्टेड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल एट्सेट्रा। और उन्होंने क्या किया, अपने आप इंडिपेंडेंट अपनी स्टेट्स बनानी स्टार्ट कर दी, जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल एट्सेट्रा। द यूरोपियन वॉर द राइजिंग पावर ऑफ इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और इस टाइम जब मुगल एम्पायर चल रहा था तो उस टाइम जो यूरोपियंस हैं यानी ब्रिटिश हैं या यूरोपियंस हैं वो एक राइजिंग पावर की तरह उभर कर सामने आए वर्ल्ड के सामने। दे ग्रेजुअली टुक ओवर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, टेरिटरीज एंड मुगल एम्पायर ऑफ स्ट्रेंथ देयर रूल। और उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंटरनल, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रेड था मुगल्स का, और जो टेरिटरीज थी उन पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनानी उन्होंने स्ट्रेंथ स्टार्ट कर दी। औरंगजेब रिमाइंडेड ए डेक्कन इन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। जो औरंगजेब था वो 20 ईयर्स तक दक्खन की फाइट में वो बिजी रहा, विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्नेंस एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और जो ये टाइम पीरियड था इसमें जो रईस थे या जो भी थे उनको टाइम मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो वहाँ पर अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डेवलप कर सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो सही नहीं थी, जो जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और मुगल एम्पायर का एंड हो गया। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।